बात करते हैं क्लास 12th कॉमर्स के हार्डेस्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी थी जो आप भी कर सकते। मैंने क्लास 12th इकोनॉमिक्स में 98 स्कोर किया था। मैं आपकी मदद करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स में 90 प्लस स्कोर करने के लिए। कॉमर्स में सबको हार्ड सब्जेक्ट इको ही लगता है। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कॉमर्स में गेम चेंजर है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप सीधा यहाँ से यहाँ जा सकते हो, बट अगर आपने इसको अच्छे से नहीं करा तो आप सीधा यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और मैंने इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में 98 स्कोर किया था, और जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी वो मैं इस वीडियो में फुल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं आप भी इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स शेयर करूंगी कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। प्रो टिप्स दूंगी, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी कुछ सिंपल स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और फॉलो करो ताकि आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सको। अब देखो, जो मैं आपको लाइन बोलने जा रही हूँ वो आपने 1000 टाइम्स सुनी होगी। अब वो मैं भी बोलूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि ये सब लोग बोलते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर इतने सब लोग बोल रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, इस बात में कोई दम है। तो देखो, एनसीईआरटी इज बाइबल। आपको ये समझना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डेफिनेशन, हर एक डायग्राम खुद गवाह है कि वो खुद पेपर में आता ही है। इकोनॉमिक्स में सबने मिथ बना के रख रखा है कि अलग अलग रेफरेंस बुक्स पढ़ो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी खुद बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, आपको वो अच्छे से करनी ही है। द मेन ट्रूथ इज एनसीईआरटी इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करने बैठो, आप उसको लाइन टू लाइन रीडिंग करो, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चलो, ताकि जब आप पेपर के लिए या टेस्ट के लिए बैठो तो सिर्फ आप अंडरलाइन वर्ड्स को देख सको और आपको वो पूरा सिनेरियो जो भी है वो आपको याद हो जाएगा। हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी के अंडरलाइन वर्ड्स अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, वो आपको काफी लंबे टाइम के लिए याद रहेगा ही रहेगा। इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सी बुक ज्यादा टफ लगती है। या अपनी बात करूं तो मेरे को दोनों ही बराबर लगते थे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक में इतना कुछ हमें रटना पड़ता था। रटना इन द सेंस कि आपको डेट्स रटने की जरूरत है, किस दिन क्या हुआ, क्या चीज थी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी, थ्योरी भी, सब चीज है। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है, आपको समझना भी है, डायग्राम्स भी है, सब कुछ है। इंडियन इकोनॉमिक अगर आप वीक में 2 बार पढ़ते हो, उसका एक चैप्टर अगर आप एक चैप्टर एक हफ्ते में खत्म कर देते हो या 2 हफ्ते में खत्म कर तो भी सही रहेगा आप। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप उसको खत्म कर रहे हो तो बस खत्म, आपको सिर्फ वो समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में भी होना चाहिए वो चैप्टर लंबे टाइम के लिए। या तो आप दोनों बुक्स को अल्टरनेटिवली लेके चलो। अगर आपने उसकी कोचिंग लगवा रखी है तो कोचिंग से आपका सिलेबस कंप्लीट होता ही जाएगा। मैंने कोचिंग नहीं लगवा रखी थी तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। पहले तो इकोनॉमिक्स का मैं बताऊँ आपको, मैंने मिड टर्म तक इकोनॉमिक्स में पढ़ाई नहीं करी। सितंबर तक मेरे को इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आती थी भाई। पहले तो देखो, 10th की इकोनॉमिक्स तो भूल ही जाओ, वो 11th से असली इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। 11th में भी वो एसी, एपीसी, एमसी बहुत कुछ था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट फिर भी रट बट के मैंने 11th पास कर ली। बट 12th में भी थोड़ा बहुत मैक्रो में रिलेटेड था, माइक्रो का। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ के तो दिमाग से बिल्कुल सब निकल गया कि हमें इतना सारा टाइमलाइन याद करने पड़ेंगे, क्या कब हुआ। इंडियन इको में एक एक क्वेश्चन हमें इतने बड़े बड़े लिखने पड़ते थे कि उसका हमारी टीचर कहती थी कि आपको पूरा पेज पेज का आंसर लिखना पड़ेगा तभी बोर्ड्स में मार्क्स मिलेंगे। भाई इतना मेरे को तो समझ में आता नहीं था। मेरे को अगर कुछ समझ आ गया तो मैं उसको 2 लाइन में लिख पाती थी। अब बाकी का पेज मेरे को क्या लिखना है, तो फिर मैंने मिड टर्म के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी, यूट्यूब से पढ़ना, तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया। तो आपको सारे चैप्टर समझने पड़ेंगे, ये रट्टे से काम नहीं चलेगा। समझ के आप एक स्टोरी बना के चलोगे तब आप लिख पाओगे बोर्ड से। अब मैंने देखा है कि काफी बच्चे गलती करते हैं कि जो स्कोरिंग वाले चैप्टर होते हैं सिर्फ उन्हें ही करते हैं, और जो कम मार्क्स होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप हर एक चैप्टर को इक्वल समझ के चलो। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो आपके लिए इजीली होगा सारे चैप्टर को अच्छे से करना। बट अगर आपने मिड में या थोड़ा एंड में स्टार्ट करा है तो भी आप पहले तो स्कोरिंग वाले कर ही लो और उनको अच्छे से करो, और फिर जब थोड़ा टाइम बचता है तो आप कम वालों को भी करो, क्योंकि जो छोटे चैप्टर होते हैं उनमें से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है पेपर के लिए।
अब देखो थर्ड बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी ये काफी टाइम बाद सुना होगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अब देखो मिनिमम तो आपको 5 साल के तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए कुछ भी हो जाए, 5 साल के आपको करने ही करने हैं। अब बच्चे तो 10-10 साल के भी सॉल्व करते हैं, मैंने भी 5 साल से तो ज्यादा करे ही करे। अब देखो ये सब लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर देखो आपने अगर वो क्वेश्चन करा है, आपने उस क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया कि फोर्थ में क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे। अगर आप अचानक से जा रहे हो, पहली बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको घुमा के आएगा और आपको वो पहचानना होगा कि उसमें किस चीज़ की बात हो रही है, हमें उस चीज़ की बतानी है। बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये मैंने खुद देखा है, मैथ्स में भी भाई काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू हमारे 3-4 रिपीट हुए थे मेरे टाइम जब मैंने बोर्ड दिया था, और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी काफ़ी 1-2 रिपीट हुए थे। नहीं होगा तो उससे रिलेटेड ही आएगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा, उसी टॉपिक से बनाएगा ना। अगर आपने वो क्वेश्चन करा होगा क्वेश्चन बैंक में या रिपीट पीवाईक्यूज में, तो आपने उसका आंसर लिखा होगा। अब जब आप बोर्ड्स में लिखोगे तो आपको उस आंसर याद आएगा, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, जो एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएगा, और वो आपको मार्क्स भी दे देगा इजीली। आंसर्स लिखते टाइम आपको पॉइंट वाइज लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग वगैरह सब ध्यान से रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज डायग्राम्स। डायग्राम्स इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। डायग्राम्स बिना बोले इकोनॉमिक्स में फ्री मार्क्स दिलवा देते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपको डायग्राम बना देना ही है, चाहे वो बोले या ना बोले। अगर आप उससे रिलेटेड डायग्राम बनाओगे, टीचर को लगेगा इस बच्चे को तो आता ही है। आप एक सेपरेट रजिस्टर बना लो या कॉपी बना लो, या रजिस्टर के पीछे डायग्राम्स बनाया करो, हर चैप्टर करने के बाद उसके डायग्राम्स बनाओ। अब फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंड तक आते आते हर एक चीज का टॉपिक का डायग्राम रटे जाएगा कि इस टॉपिक में ये था, आपको ये बनाना है बस। ये आपको काफी हेल्प करेगा मार्क्स में। ये आपको अभी ऐसे लगेगा कि भाई सब बोलते हैं ये करते हैं, बट आपको एंड में ध्यान आएगा ये पक्का। बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग इन बोर्ड्स। अब देखो एग्जामिनर अगर तुम्हारी कॉपी ऑर्गेनाइज और नीट देखेगा तो उसको कितनी खुशी होगी, उसको चेकिंग करने में काफी दिक्कत नहीं आएगी, उसका मुंह नहीं सड़ेगा। हेडिंग्स को अंडरलाइन करो, चाहे आप पेपर के एंड में करो, बट या तो आप अभी से आदत डालो। देखो अभी से आदत डालोगे तब जाके वो पेपर में बैठेगी आदत। हेडिंग्स को अंडरलाइन करके चलो, और जो कीवर्ड्स या फिर कुछ भी है उसको ब्लैक पेन से या दूसरे कलर के पेन से लिखना चालू करो। और जो डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं उसको लेबल करो, अच्छे से एरोज बना के दो। तो खुद सोच के देखो, इतनी सारी कॉपी हो, आप एक कॉपी उसमें ऑर्गेनाइज हो, तो आप उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दोगे या नहीं दोगे, सोच के बताना मेरे को कमेंट्स में। बात करते हैं टाइम टेबल फॉर इको। अब देखो सब तो कहते हैं कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, कोई भी दिन स्किप मत करो, बट आई अंडरस्टैंड द पेन। हम रोज नहीं पढ़ पाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो कुछ भी हो, रोज हम 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो अब देखो मैं बताती हूँ आपको कि आप अल्टरनेट डेज पे 2-2 सब्जेक्ट डाल लो, लाइक मैथ्स और बीएसटी या अकाउंट्स और इको, ऐसे कर लो। मैथ्स और अकाउंट्स प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, थ्योरी, ऐसे कर लो। और जो बचा लैंग्वेज और एडिशन, वो आप 2-2 दिन छोड़ छोड़ के पढ़ सकते हो, तो भी आपका काम इजीली चल जाएगा। बट अब देखो मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये तो मेरे ख्याल से तीनों रोज करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखो मैथ्स अगर आप एक ही दिन छोड़ छोड़ के करोगे तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं, वो कैसे होगा। तो आपको अब देखो सबका अपना अपना होता है। अगर आप 2 दिन में जो पढ़ रहे हो वो आप फुल डेडिकेटली पढ़ रहे हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट, तो आपको बहुत इजीली अच्छे से हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल इको की बात करते हैं। आप अल्टरनेट डेज पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। अब आप देख लो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं। तो एवरी संडे या एवरी वीकेंड आप एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या फिर जो आपने चैप्टर कंप्लीट करा है उसका टेस्ट दे लो, काफी मदद करेगा ये आपके। अभी छोटी छोटी हैबिट डालोगे ना तो ये आपके एंड में जाके बहुत हेल्पफुल करेगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आप गलतियां करते हो, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो सबसे पहले गलती लोग करते हैं, बच्चे करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। तो ये सबसे बुद्धि भ्रष्ट वाली गलती है, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल चीज़ें वो भी करनी पड़ेगी, और लिख लिख के याद भी करना पड़ेगा अच्छे से कि पेपर में कैसे लिखना है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। और दूसरी गलती करते हैं, डायग्राम से बना के देख लेते हैं, उसको लेबल करना, एरोज डालना, ग्राफ्स वगैरह करना उसको छोड़ देते हैं कि वो पेपर में दिखेंगे।
बट ये भी बहुत बड़ी गलती है, पेपर में जाके भूल जाते हैं। और ये भी है कि सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, बट एनसीईआरटी स्किप करना है द सिलियस्ट मिस्टेक, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप प्रेजेंटेशन, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज सबको ध्यान में रखते हो और आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 90+ इजीली आ सकते हैं आपके। अगर आपको और सब्जेक्ट्स की डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बात करते हैं मैंने क्या क्या फॉलो करा था इकोनॉमिक्स में। तो देखो, इकोनॉमिक्स की मेरी कोचिंग नहीं थी, मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। यूट्यूब पे सुनील पांडा सर और पीडब्ल्यू पे लव कौशिक सर पढ़ाते थे, मैं उनसे पढ़ती थी इकोनॉमिक्स मैंने सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करा था अपना। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट करा था तो उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करा था। जब मैंने उस टॉपिक का टाइम पहले निकाल दिया था तो मैंने उसको फिर सोचा कि अब तो हमें थोड़ा सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैं पढ़ने बैठी थी। अब मैं इकोनॉमिक्स शायद अल्टरनेट डेज पे पढ़ती थी या फिर स्कूल में जब खाली पीरियड होता था तब पढ़ती थी, क्योंकि स्कूल से आके मैं अपना मैथ्स और अकाउंट्स का कोचिंग था मेरा, मैं उसको जाती थी और फिर स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क में स्कूल से आके टाइम निकल जाता था। या तो मैं अल्टरनेट डेज पे इको पढ़ती थी या फिर मैं स्कूल में फ्री पीरियड्स में इकोनॉमिक्स पढ़ती थी। मैंने पीवाईक्यूज काफ़ी सॉल्व करे हैं पेपर के टाइम पे। मैंने काफ़ी, कम से कम 10, मैंने इतनी मैराथॉन्स लिए हैं जिनसे उनसे जाके ही मेरे इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं, वरना तो मेरे इकोनॉमिक्स में मार्क्स ही नहीं आते। मिड टर्म में मैंने नहीं ली थी, मिड टर्म में मेरे मार्क्स आए नहीं थे। तो आप, अगर आपका सिलेबस हो भी जाता है, आप कोचिंग जाते हो या नहीं जाते हो, आप यूट्यूब पे मैराथन ज़रूर लेना, क्योंकि वो जो MCQs बताते हैं उनको थोड़ा ना एक्सपीरियंस होता है कि अब तक क्या क्या बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, और वो सारे वही चीज़ आते हैं, तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। मेरा कोई खास ऐसे इकोनॉमिक्स का टाइम टेबल नहीं था जैसे कि सब लोग वीडियो में बोलते हैं, बट मैंने थोड़ा बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करा था तो उससे हो गया था थोड़ा बहुत। तो बस इस वीडियो का एंड हम करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।